हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर पढ़ेंगे। 10th क्लास का है, ठीक है। और इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को बेहतर बताया गया है क्योंकि यह डैश। देखिए क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर कैसे है, बताइए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले आप यही बता सकते हैं कि इसमें नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर पूछेगा तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे और 3 नंबर में पूछेगा तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे यह चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं, ठीक है। हम यह संदेश करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम पहले यह मानें कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। हम बात करते हैं उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे, ठीक है। देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ी जो विशेषता यही है कि इसमें जो शासक होता है, ठीक है, उसको चुनने का जो अधिकार होता है वो जनता के ही पास होता है, ठीक है। और जो शासक होते हैं उनसे पर जो नियंत्रण है वो भी इसमें बरकरार रहता है, ठीक है। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे, ठीक है। तो देखिए ये संभव कोशिश करनी चाहिए कि जब कि कोई भी जब प्रक्रिया होती है, फिर जब निर्णय लेने की
काम आता है तो सभी लोग को उसमें भागीदार होना चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों भागीदार होना चाहिए? ताकि जो लोगों के प्रति जो सरकार है, सरकार जिम्मेदार बन सके और साधारण लोग की जो जरूरतें हैं और जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर सरकार ध्यान दे सके। ठीक है, इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए इस फैसले को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार नहीं करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह पता कर सकता है। तो देखिए, लोकतंत्र में इस बात की पूरी गारंटी होती है, पूरी व्यवस्था होती है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, ठीक है, देश के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सब नियम कानून के अनुसार ही लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है तो ये भी लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो हमें ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानूनों को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। तो देखिए, जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, ठीक है, उसमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि जो लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, या जो सरकार बनेगी वो कायदे कानूनों को मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो वहाँ पे जो सरकार का जो गठन होता है वो नियम कानून के अनुसार होता है और वो लोगों के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। ठीक है, हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ठीक है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, जो सरकार है वो नियमित और निष्पक्ष चुनाव होंगे, ठीक है, प्रमुख नीतियां होंगी और नए कानूनों पर, ठीक है, खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार को इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को पूरा का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का जो रिकॉर्ड है वो प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है,
यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ में दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाण से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके लिए, देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखिए जो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार होती है, ठीक है, वो वैलिड होती है, नियम कानूनों के अनुसार बनती है और उसमें जो शासक का जो चुनाव होता है लोगों के द्वारा ही हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि चाहे फैसले लेने में देरी हो, ठीक है, फैसले लेने में देरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो फैसले होंगे वो पूरे पारदर्शी होंगे और नियमों के अनुसार होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। ठीक है, देखिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास के लिए कोई एक चीज उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारे जो कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे किसी देश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, वहाँ के देश की स्थिति कैसी है, दूसरे देशों से उसको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, और देश द्वारा जो तय की गई जो उसकी प्राथमिकताएं हैं वो आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका शासन का प्रकार और देश है। ठीक है, सभी लोकतांत्रिक शासन में जो विकास दर है 3.95 है और सभी जहाँ पे तानाशाही है वहाँ पे 4.42 है और तानाशाही वाले जो गरीब देश हैं वो 4.34 है और लोकतंत्र वाले जो गरीब देश है वो 4.28% है। ठीक है, और देखिए ये जो देश है उनमें आय की असमानता है। देखिए देशों देखो, दक्षिण अफ्रीका 20% से ऊपर है 64.4 और नीचे 20% नीचे 2.9%। ठीक है, इसमें ये राष्ट्रीय आय का प्रतिशत है। ठीक है, ब्राजील में 63%, ठीक है, रूस में 53.7%, अमेरिका 50%, ब्रिटेन 45%, डेनमार्क 34.5% और हंगरी 34.4%। ये इन देशों में आय की असमानता है। ठीक है, हम बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमने मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी
उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और बहुमत का निर्माण कर सके या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। हम बात करते हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास कराना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो तब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा होते तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों को मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम
काम चाहते हैं। यह कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज में लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, यही चैप्टर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और यहीं से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें लिख सकते हो कि जिम्मेदार और इसके लिए क्या है कि देखिए जो इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होती है इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, नियमित सार्वजनिक बहस होती है, नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलता है, नियोजित फैसले लिए जाते हैं और जो फैसले लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सीबीएसई में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको अगर नई वीडियो मिलती है तो आपको वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।